हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा जीएस टेस्ट डिस्कशन क्लास में सबका स्वागत है। इससे पहले भी हम लोग हिस्ट्री का, पॉलिटी का कई टेस्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। आज फिर एक हम लोग नए टेस्ट डिस्कशन करेंगे, नए टेस्ट सीरीज का। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो होगा क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वाले सेट में भी, टेस्ट डिस्कशन में भी हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। और फर्स्ट में हम लोग 4 क्लास हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन किया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको गुरुमंत्रा.online में अवेलेबल मिलेंगे। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वहाँ से दे सकते हैं। हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। पे अटेंशन टू द फॉलोइंग ड्यूटीज, यानी कि इसमें कुछ कर्तव्य की बात कहा गया है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, सवाल है कर्तव्य कौन कौन सा है। उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना। ठीक है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, समान नागरिक संहिता। अब कहा जा रहा है इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। ठीक है, यानी कि ये जो 4 है, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पता है कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ पर है, भाग 4 में है वर्णन। उसका वर्णन कहाँ किया गया है, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में इसका वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको डीपीएसपी कहते हैं। 36 से 51 तक इसमें क्या है, ये इसको शासन का आधारभूत सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि जहाँ की स्टेट को एक पॉलिसीज बताया गया है संविधान द्वारा कि आपको इन पॉलिसीज पर काम करना है। ठीक है, तो इसी पर ये कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा, ये जो 4 है, इन चारों में से कौन सा है जो कि स्टेट को वो संविधान द्वारा पॉलिसीज में बताया गया, यानी कि जो डीपीएसपी में आता है। ठीक है, तो पहला कौन है, उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, ये भी आता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ये भी है। पर्यावरण की सुरक्षा, ये भी है। समान नागरिक संहिता, ये भी है। ठीक है, ये सब के सब है। तो अब 1 2 3 4 कहाँ पर है, सी नंबर में। इसका सही जवाब हुआ सी नंबर। ठीक है, जिनको डीपीएसपी के बारे में विशेष जानकारी चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन गुरुमंत्रा.online के लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पर नोट्स उनका मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस विधि के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की मांग की थी। भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी तथा सीधा निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। भारत के लोगों ने पहले ही विभिन्न प्रांतों के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से एक संविधान सभा बनाने के लिए आदेश दिया था। रियासतों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए सुधा चुनाव के लिए विरोध किया था। इसमें से सवाल है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके कारण से संविधान सभा के सदस्यों को सीधे नहीं चुना गया था। इसका कारण क्या है कि भारत के विभिन्न वर्गों के बीच क्या था कि कैबिनेट मिशन की असहमति थी, तो इस कारण सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव वो मुश्किल हो जाता, क्योंकि विभिन्न गुट चाहते ही नहीं थे। तो ऐसे में क्या होता कि फिर संविधान सभा बन नहीं पाता। तो इसलिए कहा गया, देखिए जो जनप्रतिनिधि चुना गया था, जो जनता द्वारा, वो भी जनप्रतिनिधि जनता ही चुना है, उनके द्वारा ही जो है हम लोग संविधान सभा बनाते हैं। फिर उसमें आम लोगों से सहमति भी अपना राय देने का रखा जाएगा ऑप्शन। फिर साथ में आम लोगों से सहमति भी लिया गया, ड्राफ्ट को पहले प्रकाशित किया गया, फिर आम लोगों से राय लिया गया, फिर दूसरी बार ड्राफ्ट प्रकाशित हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है। वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कौन नियुक्त होगा, इसका योग्यता कौन निर्धारित करता है। भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद के द्वारा बनाया गया कानून या केंद्रीय कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर क्या होगा, संसद के द्वारा बनाया गया कानून। यह कानून तय करेगा कौन योग्यता रखेगा कौन नहीं रखेगा। अगला सवाल,
भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है? जो भारत में राजनीतिक दल है, भारत में राजनीतिक दल की सवाल है कि सही परिभाषा क्या है? राजनीतिक दल का मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का संगठन या निकाय है। राजनीतिक दल का अर्थ भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के व्यक्तिगत नागरिकों के एक संगठन या निकाय को राजनीतिक दल के रूप में अधिसूचित किया जाता है। राजनीतिक दल का मतलब भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय है जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ वोटों को सुरक्षित करने में सक्षम है। राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। इसका सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर। ठीक है, जो डी नंबर है इसका सही हुआ परिभाषा कि ये क्या है? भारत के व्यक्तियों का जो होते नागरिकों का एक संघ कहिए या फिर व्यक्तिगत नागरिकों का निकाय है, तथा ये चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 के धारा 29A के प्रावधानों के तहत ये एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? पंचायत सहकारी समिति, सहकारी समिति पंचायत, पंचायत पंचायत, सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक है, सहकारी समिति। क्योंकि दो संशोधन है ना, तो इसलिए दो का है। इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर, दोनों ही सहकारी समिति से है। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, जो पर्स होता है जिसमें पेमेंट रखा जाता है, रुपया रखते हैं हम लोग, तो भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग कहते हैं, ठीक है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, जिसको पीएससी कहते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, उसी को पब्लिक, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। वह सरकार के कार्यों का क्या करता है? हिसाब किताब करता है, उसको संसद में पेश किया जाता है, और विपक्ष के जो नेता होंगे, विपक्ष के नेता के संरक्षण में उसको जो वो हिसाब किताब देते हैं, उनको वो क्या करते हैं? उनका वो चेक करते हैं कि हिसाब सही है या नहीं है, कहाँ गड़बड़ है। निम्नलिखित में से किसको देश का वित्त संरक्षक माना जाता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत का नियंत्रण, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही जवाब क्या होगा? बी नंबर होगा, वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त संरक्षक यही है। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? किसी शहर का, जैसे देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा होगा? मेयर, चेयरमैन, सांसद, विधानसभा सदस्य। इसका सही जवाब होगा मेयर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही इसमें ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़। सही जवाब होगा नई दिल्ली। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। क्राउन लोकसभा, राज्यसभा। क्राउन हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स। क्राउन सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर, क्राउन सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब आगे देखते हैं। कर निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ये सब चार है, फिर इस पे ध्यान देना है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कह रहा है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किनमें दिया गया है? यानी कि वो कहाँ है जहाँ लिंग यानी जेंडर इक्वलिटी, मेल एंड फीमेल में जहाँ समानता की बात कहा जा रहा है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, या राज्य के नीति निर्देशक। हम लोग देखते हैं प्रस्तावना भी समानता की बात करता है,
किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार में भी वही बात है, आर्टिकल 14 देखे जाए तो। मौलिक कर्तव्य में भी वही कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, यानी कि 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कहाँ है? डी नंबर। तो इसका सही आंसर हो गया डी नंबर। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? अफस्पा, पोटा, मकोका, फेमा। अब कहा जा रहा है इनमें से कौन सा कानून है जो भारत की संसद द्वारा, ये कौन सा इनमें से? मकोका। ये असल में जो है महाराष्ट्र में बना था, महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा, हालांकि ये अब निरस्त हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री का आवास सेवन रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? अनुग्रह, चित्रकूट, पंचवटी, पीएम निवास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी नंबर, पंचवटी। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बजट, कैबिनेट। ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बजट एंड कैबिनेट। इसमें किसका जिक्र नहीं है? बजट का कोई जिक्र नहीं है। बाकी कैबिनेट का पहले नहीं था, लेकिन 18वां हाँ, जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब इमरजेंसी वाला टर्म्स आया है, चेंज किया गया था उसमें, तो वहाँ पर 352 के 3 में इसको जोड़ा गया। भारत में प्रशासन के बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? राजस्व मंडल, तहसील, जिला, गांव। ठीक है, ये क्षेत्रीय इकाई पूछ रहा है राजस्व का। किसका? राजस्व का। तो राजस्व का जो होता है पर जिला, भारत में बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में कौन सा है? प्रशासन की, सॉरी प्रशासन की है, राजस्व नहीं, प्रशासन की, सॉरी। तो इसका सही जवाब होगा क्षेत्रीय इकाई जिला, वहीं से पूरा प्रशासन चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द पैरलिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? द पैरलिस ऑफ डेमोक्रेसी, पी.एस. राम मोहन राव, पी.सी. अलेक्जेंडर, गुरुदास कामत, शंकर दयाल शर्मा। इसका सही जवाब होगा शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ने द पैरलिस ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, सरकारिया समिति। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात किया गया है। देखिए इसमें है क्या कि ये सारे के सारे समिति जो होते हैं, ये सारे के सारे समिति जो है पंचायती राज के लिए थे, लेकिन कोई 3 स्तर बोला, कोई 2 स्तर बोला, कोई 4 स्तर। तो इनमें से कौन 3 स्तरीय कहा? तो इनमें से कहा था बलवंत राय मेहता समिति। कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जहां 4 स्तरीय, जैसे पश्चिम बंगाल, वो कुछ स्टेट है। अब आगे का देखते हैं हम लोग। भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में छोटा प्रदेश कौन सा था? तरावनकोर, कोचीन, दिल्ली, बिलासपुर, कुर्ग। इसका सही जवाब होगा बिलासपुर। ये कब की बात है? 1956 से पहले की बात, जब भारत में फजल अली आयोग रिपोर्ट नहीं आया था 1956 से पहले, जब अब तो 2 भागों में है, एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, तो पहले का है यह। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सम्मुख समानता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब सवाल है कि इनमें से जो है कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं? ठीक है, ठीक है, इनमें से कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं? ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं दिया गया है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वो भी सबको, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी आएगा तो उसका धार्मिक रूप धर्म समाप्त हो जाएगा, नहीं, वो है। कानून के सम्मुख समानता भी सब है, कानून के सम्मुख जैसे हम लोग हैं वैसे विदेशी भी होगा। उदाहरण के तौर पे जब कसाब अरेस्ट हुआ तो उसको हर एक प्रक्रिया से गुजारा गया था, जबकि सबको पता है कि वो आतंकी है, रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन उसको हर एक कानून का वो सुविधा मिला जो आम नागरिकों को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशियों को नहीं है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा, केवल 4, यानी कि सी नंबर। ठीक है, अब आगे का चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती थी जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों को कानून बनाने के लिए बनाने उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें है? भारत का संविधान भाग 6, भारत का संविधान अनुच्छेद 370, भारत का संविधान अनुच्छेद 238, जम्मू कश्मीर का। इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का संविधान 370 के कारण क्या हो रहा था कि वहां पर भारत का संसद जो कानून बनाता था वो पूर्ण रूप से वहां पर लागू नहीं होता था। हालांकि अब 370 समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर अब क्या हो चुका है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंटकर अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा का गठन का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है वहां पर प्रावधान है, लेकिन अभी तक वह जमीनी रूप से आया नहीं है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद वहां विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में, भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में, केंद्रीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। संसद में लोकसभा, केंद्रीय लोकसभा और राज्यसभा, और संसद में राज्यसभा। देखिए इसमें दो है, इसको ऐसे समझे। एक तरफ रखते हैं केंद्रीय विधायिका, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसको कहें, एक तरफ है संसद। अब ये दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में केंद्रीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। फिर कह रहा है केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा और संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। चौथा है केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर होगा। सेंट्रल लेजिस्लेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसी को पार्लियामेंट कहते हैं, यही कहा जा रहा है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। यानी केंद्रीय विधायिका हो या संसद हो, तो दोनों ही किससे बनेगा? एक ही है, तो स्वाभाविक है दोनों में ही राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होगा ही होगा। अब आगे का देखते हैं। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। ठीक है, कौन सा? गोपनीयता, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो ये किसमें इसका वर्णन है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23। सबको पता है ये किसमें होगा? आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? सर्किट बेंच कहाँ? सर्किट बेंच कहते हैं जिसको कह सकते हैं कि उसी का एक और ब्रांच। जैसे गुरु मंत्रा सिविल क्लर्क्स का मेन ब्रांच कहाँ है? पटना। इसका सर्किट ब्रांच कहाँ है? पूर्णिया। तो यही चीज पूछा जा रहा है कि इसका सुप्रीम कोर्ट का कहाँ है? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सर्किट ब्रांच कहीं नहीं है। हालांकि यह डिमांड किया जा रहा है कि कोलकाता में और दूसरी तरफ चेन्नई में, इधर मुंबई में, ये सब में हो, ताकि क्या हो, कोर्ट पे थोड़ा लोड कम हो और लोगों को भी जो होता है न्यायालय तक का जो होता है सुगमता से पहुंच सके। अब अगला चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध को निलंबित अनुमोदन करने की शक्ति है? ऑप्शन है 70, 72, 74, 76। राष्ट्रपति जो है ये सब कर सकते हैं, सबको पता है। इसका क्या है आंसर सही? 72। व्यक्ति के निजता का अधिकार का संबंध किससे है? आर्टिकल 21, 90, 90 का ए या 24। इस तो राइट टू प्राइवेसी कहाँ पर जाता है? ये जाता है 21 में। ये पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, तो ये 21 में जाता है। तो ये हो गया आपका राइट टू प्राइवेसी का। इसी में जो होता है जीवन जीने का अधिकार, इसी में व्याख्या किया गया है। और मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का भी विवाद इसी से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आ जाता है, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, जिसमें कि जीवन जीने के अधिकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया, जो आज भी जो है उसी व्याख्या को माना जाता है। तो ये हम लोगों का 25 क्वेश्चन था टोटल इसमें, इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अभी इस सेट में और 25 क्वेश्चन है 26 से 50, जो कि हम लोग अगले क्लास में इसका प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं और अगले क्लास में फिर आगे का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं।